यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार और घटनाएं लेखक की कल्पना से बनी हैं। अगर इनका किसी असल इंसान, जगह या घटना से कोई समानता हो, तो वह बिल्कुल इत्तेफाक है। कहानी में अलौकिक और रहस्यमयी चीजें सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। कृपया अंधविश्वास में यकीन न करें और न ही इसे फैलाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शैडो सूत्र, रोमांच और रहस्य से भरी कहानियाँ। आज हम लेकर आए हैं अनुराधा रॉय द्वारा लिखित ग्रामीण बंगाल की एक डरावनी कहानी, बांस बागान का श्रापित मानसून। रात के 10 बज चुके थे जब ट्रेन रुकी बेलपुर स्टेशन पर। गांव में यह वक्त गहरी रात माना जाता है। स्टेशन का चौराहा बिल्कुल खाली था। ना कोई चाय की दुकान खुली थी और ना ही कोई लोग। दूर स्टेशन मास्टर के कमरे में एक टिमटिमाती रोशनी ही एक लौता सहारा थी। बैसाख की चिपचिपी गर्मी में मेरी हालत खराब कर दी थी। ट्रेन से उतरते ही मैं पसीने से तरबतर हो गया, जैसे कोई भीगा हुआ कौवा। इस उमस भरी गर्मी में लोकल ट्रेन से रात में सफ़र करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मजबूरी का कोई मौसम नहीं होता। मुझे बेलपुर आना ही पड़ा। कोलकाता से घंटों का सफ़र तय करके मैं यहाँ पहुँचा था। स्टेशन के बाहर निकला तो ना कोई रिक्शा दिखा, ना ही कोई वैन। जहाँ तक याद है, इस स्टेशन से मेरी नानी के घर तक पैदल करीब 1 घंटे का रास्ता है। बारह साल पहले मैं आखिरी बार यहाँ आया था, जब नाना जी का देहांत हुआ था। उसके बाद फिर कभी इस गांव में नहीं लौटा। मेरे माँ बाबा को भी इस बात पर थोड़ा ताज्जुब हुआ था। बचपन से ही मुझे नानी के घर से बहुत लगाव था। इसका एक खास कारण था मधु। नानी के घर से एक घर छोड़कर एक छोटे से साफ सुथरे 1 मंजिला मकान में रहा था मधु का परिवार। मधु मुझसे उम्र में छोटी थी, फिर भी मेरी बचपन की सबसे प्यारी दोस्त थी। हमने साथ में खूब मस्ती की, खेल खेले, हंसी मजाक किए। बचपन से जवानी की दहलीज तक हमारी दोस्ती अनमोल थी। जब नाना जी के देहांत के समय मैं इस गांव में आया था, तब मधु मेरे पास आई थी। उसने बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी तय कर रहे हैं। उस वक्त मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था। मेरे पास उस समय आजकल के लड़कों जैसी समझ नहीं थी। मधु की आंखों में आंसू देखकर भी मैं नहीं समझ पाया कि वह इतनी उदास क्यों थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे ये तो अच्छी खबर है, और तू बेवकूफों की तरह रो क्यों रही है? क्या दूल्हा पसंद नहीं आया? मधु उस दिन बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। कुछ दिनों बाद मैं कोलकाता लौट आया। माँ से सुना कि मधु की शादी हो गई, मालदा के एक बड़े व्यापारी के बेटे के साथ। उसके बाद मधु का जिक्र मेरे जीवन से धीरे धीरे गायब हो गया। यादों की भीड़ से उसकी याद भी कहीं दब गई। इस 12 साल में मैंने कभी इस गांव में लौटने की नहीं सोची। मेरी भी शादी हो चुकी है, लेकिन आज मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ। आज शाम को नानी के घर के नौकर ने फोन कर बताया कि नानी गंभीर रूप से बीमार है। माँ बाबा के बाद अब वही मेरी एकमात्र अभिभावक है। इसलिए मैं शाम की ट्रेन पकड़ी और इस बेलपुर में चला आया। बेलपुर स्टेशन के बाहर मैं बेवकूफों की तरह खड़ा था। तभी दूर से एक आदमी को मेरी ओर आके देखा। छोटी सी धोती और फटी बनियान पहने, सिर पर भारी बोझा लादे हुआ स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने उसे आवाज लगाई, ए भाई,
तुम यहीं के हो? सुनो, ठाकुरवाड़ी यहाँ से कैसे जाऊं, बता सकते हो? आ, ठाकुरवाड़ी वो तो यहाँ से काफी दूर है। आपको सुबह तक रिक्शा का इंतजार करना पड़ेगा। शायद तब कोई रिक्शा मिल जाए। लेकिन मुझे आज रात को ही वहां पहुंचना है। क्या पैदल नहीं जा सकता? कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? शॉर्टकट? इसका मतलब जल्दी पहुंचने का रास्ता। है तो बाबू, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं। उस रास्ते में उनकी बस्ती पड़ती है। वे कौन? हम तो मामूली लोग हैं बाबू, रात में उनका नाम नहीं लेते। ओ, क्या तुम भूत की बात कर रहे हो? चुप 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 चुप, रात में उनका नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, भूत पकड़े तो पकड़े, तुम मुझे बस रास्ता बता दो। यहां से सीधे नाक के रास्ते थोड़ा चलो तो रास्ता दो हिस्सों में बंट जाए। बाएं तरफ एक नहर दिखेगी, उस रास्ते मत जा, दाएं तरफ वाला रास्ता पकड़ना। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक रास्ता दाएं को जाएगा, वो मोहन टोला की ओर जाता है। उस रास्ते को छोड़ देना, बस सीधे चलते रहना। फिर एक बांस बागान आएगा, उस बांस बागान को पार कर लो तो तुम सीधे रायपाड़ा के मुंह पर पहुंच जाओगे। वहां से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ठाकुरवाड़ी दिख जाए। लेकिन वो बांस बागान बहुत बड़ा है बाबू, और गांव वाले कहते हैं कि वहां उनकी बस्ती है। रात में उस बांस बागान से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है बाबू। उस आदमी के बोलने का लहजा ही कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ा चलते ही स्टेशन का रास्ता खत्म हो गया। 12 साल में इस गांव के रास्ते घाट इतने बदल गए हैं कि मेरी पुरानी यादें किसी काम की नहीं रही। उमस भरी गर्मी और भारी हो गई थी। आकाश में लाल लाल फटे हुए बादल की हलचल दिख रही थी। मन में एक अजीब सी आशंका जागी। गर्मी से परेशान होना ठीक है, लेकिन अगर बारिश शुरू हो गई तो इस गांव की कच्ची सड़कों पर चलना नामुमकिन हो जाए। मेरे पास छाता भी तो नहीं है, अब क्या करूं? चिंता में डूबा हुआ मैं उस आदमी के बताए रास्ते पर चलता रहा और आखिरकार बांस बागान के सामने पहुंच गया। इस रास्ते को देखते ही बचपन की यादें ताजा हो गई। मैं और मधु इस रास्ते से कई बार आना जाना किए थे, लेकिन तब यह बागान इतना घना और डरावना नहीं था। हम बच्चे यहाँ आने से थोड़ा डरते भी थे। मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च थी, मैंने उसे जलाया और बांस बागान के अंदर कदम रख दिया। बांस बागान में कदम रखते ही बादलों की गड़गड़ाहट कानों में गूंजी। हल्की ठंडी हवा बहने लगी। क्या इस रात को इस घने जंगल, तूफान और बारिश का सामना करना पड़ेगा? मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। जितनी जल्दी हो मुझे नानी के घर पहुंचना था। तभी आकाश के दक्षिण पश्चिम कोने में बिजली चमकी और फिर पलक झपकते ही तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश क्या, यह तो पूरा तूफान था। तेज हवाओं में बांस के पेड़ अपने सिर झटकते पूरे बदन को लहराते हुए नाच रहे थे। ऐसी तूफानी रात में इस जंगल झाड़ी से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं, लेकिन मेरे पास रुकने का विकल्प ही कहाँ था। रुकूं तो कहाँ? इस बागान में मेरे साथ सिर्फ ये लंबे टेढ़े बांस के पेड़ थे और कोई नहीं। क्या आज रात में मरने के लिए ही निकला था? भगवान जाने। खुद को कोसते कोसते
थकान से चूर मैं धीमा पड़ने लगा। तभी हवाओं की सनसनाहट, बिजली की चमक और गरज के बीच एक नई आवाज गूंजी, किसी की रोने की आवाज। करुण फिर भी तेज, असहाय फिर भी दृढ़। यह रोना किसी औरत का था। इतनी रात को इस बागान के बीच में किसी औरत की आवाज कैसे? मैं उस आवाज का पीछा करते हुए उसकी ओर बढ़ गया। तभी उस आदमी की बात याद आई। रात में इस बांस बागान से रोने की आवाज सुनाई देती है और लोग कहते हैं कि यह किसी इंसान की नहीं। गहरी रात, तूफान, बारिश, बांस बागान और भूत। हे भगवान, आज मेरे नसीब में और क्या क्या लिखा है। राम का नाम लेते हुए मैं उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की और फिर आगे बढ़ा। लेकिन तभी वह रोना एक चीख में बदल गई। ऐसी चीख जैसे कोई भयानक दर्द से छटपटा कर चिल्ला रहा हो। क्या वाकई कोई मुसीबत में है? कोलकाता की सड़कों पर कितनी बार लोगों की परेशानियों से मुंह मोड़ना पड़ा, बेवजह के झमेले के डर से। लेकिन इस तूफानी रात में इस अनजाने चीख ने मेरे दिल को क्यों झकझोर दिया? नहीं, मुझे उस ओर जाना चाहिए। अगर कोई सचमुच मुसीबत में है तो? मैं रोने की आवाज का पीछा करते हुए अपने रास्ते से हट गया। बांस बागान के बीच से झुकी हुई पतली टहनियों से सिर बचाते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा हूं, मन में सोचा अगर गायत्री मंत्र जप लूं तो शायद हिम्मत बढ़े। लेकिन अगले ही पल याद आया, नियमित जप न करने की वजह से वह मुझे ठीक से याद नहीं। अब क्या करूं? तभी दिमाग में बचपन की बात कौंधी। जब भी डर लगता, नानी की सिखाई एक लोरी गाता था, मैं उसे ही बुदबुदाने लगा। भूत मेरा खेल, पिशाच का मेल, राम लक्ष्मण साथ में, डर का क्या खेल। भूत मेरा खेल, पिशाच का मेल, राम लक्ष्मण साथ में, डर का क्या खेल। खुद पर हंसी आ गई। मैंने अपने डर को डांटा और आगे बढ़ा। बागान के काफी अंदर तक आ चुका था। तभी रोने की आवाज और साफ सुनाई दी। तेज हवाएं बांस बागान को उथल पुथल कर रही थी और उस रोने के साथ बांस के पेड़ भी जैसे बेचैन होकर एक दूसरे पर गिर रहे थे। अच्छा हुआ कि मेरी टॉर्च ने साथ नहीं छोड़ा। उसी की रोशनी में मैंने थोड़ी दूर पर देखा, एक लड़की सिर झुकाए बैठी लगातार रो रही थी। उसने फटी सी साड़ी पहनी थी, हाथ में शाखा और माला चमक रहे थे। मैं उसके पास गया और बोला, ए, सुन रही हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने अचानक रोना बंद कर दिया और चुपचाप बैठी रही। बारिश में भीगकर मैं पहले ही चूहा बन चुका था। ऊपर से इस तूफानी माहौल में उस लड़की का यह रुका रुका बर्ताव देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और मेरी ओर देखा। मैं उसका मुंह देखकर चौंक पड़ा और बोला, मधु, तू? मधु की आंखों में आंसू भरे थे। वह मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ मधु? इतने सालों बाद तुझे देखा और तू यहाँ इस हाल में? क्या हो गया है तुझे? मैं यहाँ अटक गई हूँ। अटक गई? इस पेड़ के पास फंस गई। मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। इतना रोया चिल्लाया लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। कौन जाने वह कब से यहीं पड़ी है। मैंने मधु को सहारा देकर खड़ा किया। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी।
वह ठीक से चल नहीं पा रही। वह पूरी तरह मुझ पर निर्भर थी। अपने बदन का सारा वजन देकर मधु कुछ कदम चली, फिर रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गई? हमारा गांव तो आगे है। लेकिन स्टेशन तो पीछे की ओर है ना? मुझे तो स्टेशन जाना है। क्या? इस हालत में तू स्टेशन जाएगी? तेरा ससुराल तो अगले स्टेशन पर ही है ना? मुझे वहां लौटना ही है। मेरा एक काम अभी बाकी है। इतनी रात को तुझे कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। चल पहले अपने मायके चल, सुबह मैं खुद तुझे ट्रेन में बैठा दूंगा। मधु ने मेरी बात नहीं सुनी। वह बस स्टेशन ही जाना चाहती थी। मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की। ससुराल में क्या हालत है कौन जाने। बेवजह किसी को परेशान करना ठीक नहीं, लेकिन मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसे सहारा देकर मैं रास्ते पर लौटा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। मधु को सहारा देते हुए मैं चल रहा था, तभी वह हंसकर बोली, मेरे लिए आपको कितनी मुसीबत उठानी पड़ी। अरे मुसीबत कैसी? जब तक तुझे स्टेशन पहुंचाऊंगा सुबह हो जाएगी, फिर शायद कोई टोटो या रिक्शा मिल ही जाएगा। कुछ देर हम चुपचाप चलते रहे। बारिश अब बूंद बूंद टपक रही थी, पर उसकी तेजी बहुत कम हो चुकी थी। कीचड़ भरी जमीन पर गीले कदमों की चप चप के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक मधु ने पूछा, प्रभास दा, आपने शादी की? मैं थोड़ा झेप गया और बोला, हाँ। और बच्चा? अच्छा तू ये बता, इतनी रात को इस सुनसान बांस बागान के रास्ते पर इस बारिश में तू अकेली क्या कर रही थी? और तेरा पति तुझे इस हाल में अकेले कैसे छोड़ सकता है? मधु ने सिर झुकाकर कहा, औरत का अपना कहने से क्या सचमुच सब ठीक हो जाता है? छोड़ो, आप अपनी बात बताओ। मेरी तो कोई खास बात नहीं, तू अपनी बता। मैंने सुना था तेरे ससुर बड़ा व्यापारी है। क्या तेरा पति अपने बाप के साथ काम नहीं करता? मधु ने धीरे से कहा, नहीं प्रभास दा, मेरा पति बहुत निकम्मा है। एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेता। मेरी सास का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। मेरे ससुर ने अपने बेटे को इतना लाड प्यार में रखा कि वह कब बिगड़ गया उन्हें पता ही नहीं चला। तुम्हें तो पता है, मेरी शादी तय करके हुई थी। उनके घर से रिश्ता आया था। मेरे बाबा ने देखा कि वे बड़े लोग हैं तो शादी कर दी। लेकिन उस घर में कदम रखते ही मुझे समझ आ गया कि तकलीफ असल में क्या होती है। जैसे ही उस घर में गई, मेरे ससुर ने सारे नौकर चाकर हटा दिए। बोले, मेरे बाबा ने शादी में ज्यादा दहेज नहीं दिया तो नौकरों की तनख्वाह देना मुश्किल है। दूसरी ओर मेरा पति पूरा शराबी था। दिन भर घर में पड़ा सोता, शाम को शराब पीने निकल जाता, रात को लड़खड़ाता हुआ लौटकर फिर सो जाता। कभी कभी शराब खाने से सीधे जुए की मेज पर चला जाता। जुए में हारने की सारी खींच मुझ पर निकालता। शुरू में मैंने सब सह लिया। बाद में मायके जाकर माँ बाबा को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, दांत पीसकर वहां रहो। तब मुझे समझ आया कि लड़कियों के लिए मायके से निकलना जितना आसान है, वापस लौटना उतना ही मुश्किल। इसी बीच मेरे ससुर का कारोबार भी लड़खड़ा गया। उनका निकम्मा बेटा तो कुछ करने से रहा और उनकी उम्र भी तो हो चली थी। चारों तरफ कर्ज बढ़ता गया। फिर भी वे मुझ पर दबाव डालते कि मैं मायके से पैसे मांगूं। एक दिन मैंने बहुत गुस्सा किया, खूब हंगामा मचाया। कहा, अगर ऐसा ही चला तो मैं थाने जाकर शिकायत करूंगी। वे डर गए। इसके बाद कुछ दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन मेरे ससुर ने अचानक कहा कि वे मेरे साथ मेरे मायके चलना चाहते हैं। तेरे बाबा से इतना कुछ लिया, अब उनसे मिलकर माफी तो मांगनी होगी। पैसा रुपया तो धीरे धीरे लौटा देंगे। मैंने उनकी बात मान ली।
उस रात देर हो चुकी थी, फिर भी वे मुझे लेकर निकल पड़े। आज से ठीक 1 साल पहले वैशाख की ऐसी ही तूफानी बारिश वाली रात थी। उस दिन भी ऐसा ही मौसम था। स्टेशन पर कोई टोटो या रिक्शा नहीं मिला तो हमें बांस बागान के रास्ते से पैदल ही जाना पड़ा। बातें करते करते हम चल रहे थे। अचानक मेरे सिर के पीछे किसी ने पत्थर जैसी चीज से जोरदार वार किया। मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। एक टूटे बांस से टकराकर मेरे पैर में गहरी चोट लगी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। सिर में तेज दर्द था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा पति, जो शराब के बिना कहीं नहीं जाता, उसने मेरे बाल पकड़कर कहा, साली, तेरा बाप कोई बहुत बड़ा आदमी है, फिर भी तू हमें आंख दिखाती है। मेरे ससुर ने दांत किटकिटाते हुए भयानक हंसी हंसी और बोले, मैं अपने बेटे की शादी किसी बड़े घर में करूंगा ताकि पैसे की कमी कभी ना हो, लेकिन तुझे अब जिंदा नहीं रख सकते। मैं डर से कांपते हुए बोली, जिंदा नहीं रख सकते? इसका क्या मतलब? मेरे पति ने चिल्लाकर कहा, मतलब तुझे इसी बांस बागान में खत्म कर देंगे, इसीलिए तुझे रात में यहाँ लाए हैं। बारिश की बूंदों में आंखें खोलकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे पति ने मेरा गला दबा लिया। ससुर ने मेरे दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। मैं छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन मजबूत हाथों से बच नहीं पाई। अरे, इसका गला ठीक से पकड़। ऐसी पतली सी लड़की को एक बार में ही खत्म कर सकते हैं। तुझे इतना वक्त क्यों लग रहा है रे? मेरे पति ने मुझे जमीन पर पटककर मेरे सीने पर पैर रखा और मेरे गले को और जोर से दबाने लगा। मुझे लगा मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। सांस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक हल्की सी सांस भी नहीं ले पाई। छटपटाते छटपटाते कब सब खत्म हो गया मुझे नहीं पता। मेरे पति और ससुर ने मेरे शरीर को उठाकर बागान के अंदर एक बांस के झुरमुट में फेंक दिया और चले गए। उस रास्ते पर वैसे भी कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। उस रात के बाद जब मैं असहाय होकर रोने लगी, तब से लोगों ने उस रास्ते पर आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया। मैं उस बांस के झुरमुट के पास अटक गई थी। वहां बैठकर मैंने देखा कि मेरा शरीर धीरे धीरे सड़ रहा है, मांस गल रहा है और हड्डियां बाहर निकल रही हैं। मैं रो रो कर मदद मांगती थी, लेकिन कोई मेरी ओर आता ही नहीं था। आज 1 साल बाद तुम आए। मरने के बाद मैंने एक बात समझी। मरने के बाद भी तुम जहां चाहो वहां नहीं जा सकते। एक हाथ चाहिए, मदद का हाथ, जो तुम्हें उस जगह से आजाद कर सके। तुम न आते तो मैं कभी उस बांस बागान से मुक्त न हो पाती। मैंने कब मधु का हाथ छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला। अब वह भी सामान्य रूप से चल रही थी। मैंने धीरे से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है मधु। तेरे पति और ससुर के जुल्मों ने तुझे पागल कर दिया है। चल घर लौट। अगर तेरे घर वाले तुझे नहीं रखते तो तू मेरे साथ कोलकाता चलेगी। इतने में हम बांस बागान को पार कर उस मोड़ पर पहुंच गए जहां से नहर का रास्ता बाईं ओर चला जाता था। मधु ने मेरी ओर देखकर हल्के से हंसते हुए कहा, आप ये मान ही नहीं रहे कि मैं मर चुकी हूं, है ना? तू जो कह रही है कि तू मर चुकी है, उसे तू खुद भी नहीं मानती, वरना तू पागल हो जाएगी मधु। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिमाग जैसे सन पड़ गया था। उसने मुझसे नजरें फेर कर स्टेशन की ओर चलते हुए कहा, रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलूंगी तो मेरा ससुराल आ जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं, बस अगला स्टेशन। हाँ, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। मुझे अपना काम पूरा करना है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम अच्छे रहना प्रभास दा, तुम अच्छे रहना। मैं जाती हूँ।
बारिश में भीगी उस रात में दूर जाती मधु की आवाज धीरे धीरे धुंधली पड़ गई और उसका शरीर जैसे बारिश और अंधेरे में घुलता चला गया। अपनी आंखों के सामने एक जिंदा इंसान को हवा में गायब होते देख मेरी आंखें ठहर गई। मधु को पुकारने के लिए मैंने मुंह खोला, लेकिन मेरी जुबान जैसे लकवाग्रस्त हो गई। उधर धीरे धीरे पूरब के आकाश में सुबह की लालिमा फैलने लगी। चहचहाते पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल रहे थे। दूर से एक दो लोग अपने टोटो को लेकर स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। मैंने एक टोटो लिया और नानी के घर पहुंचा। नहाकर सोने की कोशिश की, पर थकान ने मुझे झट से नींद की आगोश में खींच लिया। शाम को जब उठा तो देखा कि नानी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है। मुझे देखकर उनकी हालत में बहुत सुधार आया। वे दिन भर मेरे साथ बैठकर पुरानी बातें करती रही। यहाँ आने के बाद नानी से कुछ बातें पता चली। मधु के ससुराल वाले जुआरी थे। वे बार बार इस गांव में आकर उसके बाबा से पैसे मांगते थे, न देने पर हंगामा करते थे। तंग आकर मधु के माता पिता पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर चले गए। इसके बाद मधु का भी कोई पता नहीं चला। मैंने 2 दिन नानी के पास रहा। उन 2 दिनों में मुझे अखबार से पता चला कि जिस रात मैंने मधु को बचाकर स्टेशन तक पहुंचाया था, उसी रात मालदा में 2 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई थी। उनकी पहचान जानकर मैं जरा भी हैरान नहीं हुआ। मरने वालों में एक था मधु का ससुर और दूसरा था मधु का पति। मैंने कहा था ना, मेरा अधूरा काम बाकी है। मैंने उसे पूरा कर लिया। मैंने अपना बदला ले लिया प्रभासदा। मैंने अपना बदला ले लिया। मैंने अपना बदला ले लिया। मैंने अपना बदला ले लिया। उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में गूंजती रही, जैसे बांस बागान की हवाएं उसे मेरे कानों तक ला रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सुबह की शांति और गांव की सादगी। अगर हमारी आज की यह दिलचस्प और रोमांच से भरी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो अपने प्यार को जाहिर करने के लिए हमारे चैनल शैडो सूत्र को ढेर सारे लाइक्स से नवाजें। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जादुई सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई कहानी, हर नया रोमांच सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें और भी खूबसूरत कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए इस कहानी के जादू को और दूर तक फैलाएं और अगली अनोखी कहानी के साथ फिर से मुलाकात करें। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, उत्साह